गाइस, मेरा नाम है निशु एंड वेलकम टू आवर चैनल टॉपर निंजा एग्रीकल्चर। आज मैं आपके लिए जेआरएफ बेस्ड सिलेबस कवर करूंगी। इस वीडियो में हम स्पेशली बेसिक एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स के बारे में जानेंगे। ये आईसीआर स्टैटिस्टिकल साइंस का सिलेबस है जिसमें कि 4 यूनिट हैं और यूनिट 1 जो है वो जनरल एग्रीकल्चर का पोर्शन है जिसके लेक्चर सीरीज ऑलरेडी हमारे चैनल पे चल रहा है और इसे आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। और मैं यहाँ पहले यूनिट 3 स्टैटिस्टिक्स को सिलेबस वाइज पार्ट बाय पार्ट कवर करूँगी और हमारे आगे आने वाले वीडियोस में मैं एमएससी एग्रीकल्चर के कोर्स वाइज स्टैटिस्टिक्स पार्ट को भी कवर करूँगी जो कि सबका कंपलसरी ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है। और वीडियो शुरू करने के पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो के अंत में मैं कुछ एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड बुक लिस्ट के बारे में डिस्कस करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक स्टैटिस्टिक्स। In terms of singular noun, according to Croxton and Coden, statistics may be defined as the collection, organization, presentation, analysis and interpretation of numerical data. इसको हम लोग different stages of statistical studies भी बोलते हैं। तो इसको आप लोग कोपाई के फॉर्म में याद कर सकते हैं। C for collection of data, O for organization of data, P for presentation of data, A for analysis of data and last stage is I for interpretation of data. So stage 1, that is collection of data, it refers to gather some statistical facts by different methods. तो हम लोग इसमें डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। डेटा का कलेक्शन हम लोग बाई सेंसस और सैम्पलिंग मेथड्स के थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट इज स्टेज 2, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। इन दिस स्टेज वी ऑर्गेनाइज द डेटा कलेक्टेड इन सम सिस्टमैटिक वे। नेक्स्ट स्टेज 3 is presentation of data. In this stage, the organized data are then represented in the form of graph, diagram, etc. इसको हम लोग जब हम लोग के पास डेटा ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगी तो हम लोग उसको प्रेजेंट करेंगे in the form of table, graph, polygon, histogram, etc. Stage 4 is analysis of data. In this stage, we analyze the data in the term of average and percentage. Next is interpretation of data. This one is the last stage of a statistical tool. In this stage, the data are interpreted to find some conclusion. And in case of plural noun, statistics refers to information in terms of numerical data or number. अब हम लोग देखते हैं फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स कौन है। तो सर रोनाल्ड फिशर was a British statistician and biologist who was known for his contribution to experimental design and population genetics. He is known as the father of modern statistics and experimental design. Next is purpose and objective of एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स। ये क्या करता है? बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है एग्रीकल्चर एरिया, प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी के बारे में, रूरल एरियाज एंड द फार्मर्स के बारे में। ये साइंटिफिक बेसिस भी प्रोवाइड करता है फॉर द स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग के लिए। जैसे कि हम लोग बिजनेस प्लानिंग में अगर देखते हैं तो ये बिजनेस टारगेट के एनालिसिस में हेल्प करता है और हम लोग अपने बिजनेस प्रॉफिट को कैसे इन्हांस कर सकते हैं उसमें भी हेल्प करता है। पॉपुलेशन सेंसस हो गया, फॉरकास्टिंग हो गई। तो फॉरकास्टिंग क्या होता है? फॉरकास्टिंग में हम लोग जो टाइम पीरियड लेते हैं वो एक इक्वल टाइम पीरियड लेते हैं। वो आवरली हो सकता है, वीकली हो सकता है, मंथली हो सकता है, ईयरली हो सकता है। तो इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि हम लोग एक कोई भी किसी भी क्रॉप की प्रोडक्टिविटी का डेटा लेते हैं, 50 ईयर का डेटा लेते हैं। 1970 से लेकर 2020 तक का अगर हम लोग डेटा लिए तो हम लोग को ये फाइंड आउट करना है कि 2030 में हमारी जो प्रोडक्टिविटी होगी वो कैसी होगी, वो फॉरकास्ट करनी है। तो इसके लिए हम लोग एक मॉडलिंग टेक्निक का यूज़ करेंगे। मॉडलिंग टेक्निक्स बहुत सारे मॉडल्स होते हैं जिसको हम लोग यूज़ करके हम लोग अपना कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो जैसे कि मॉडल्स में हो गए, एरिमा होती है, एरिमैक्स होते हैं और गार्च होते हैं और भी बहुत सारी मॉडलिंग टेक्निक होती है। सबकी डिफरेंट एक्यूरेसी लेवल है जिसके हिसाब से हम लोग मॉडल्स को यूज़ करते हैं। तो उसके हेल्प से हम एक
कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, प्लॉट बनाते हैं और फिर उसमें उस ग्राफ के बेसिक्स पे हम लोग ये पता करते हैं कि हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो फर्दर इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रही है, कांस्टेंट है या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रही है। तो हम लोग इससे एक प्लानिंग कर सकते हैं, एक डिसीजन ले सकते हैं कि हमें वो प्रोडक्टिविटी, वो हमें जो क्रॉप है हमारा, उसको फर्दर प्रोडक्शन कर सकते हैं या फिर नहीं करना चाहिए। और अगर हम लोग हेल्थ केयर के केस में देखें तो जो हमारी इंश्योरेंस होती है, मेडिकल एक्सपेंसेस होते हैं हेल्थ केयर के, उसमें भी स्टैटिस्टिक्स जो होता है बहुत मेजर रोल प्ले करता है। हमारे जो रिकॉर्ड होते हैं, बॉडी टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर या फिर कहें कि ओवरऑल फिजिकल हेल्थ जो है उसका काउंट जो होता है वो भी स्टैटिस्टिक्स बेस्ड होता है। हमारी फाइनेंस में देखें तो फिर जो हमारी पॉकेट मनी, एक्सपेंडिचर, सेविंग्स, एवरीथिंग एल्स जो होता है वो मैनेज होता है स्टैटिस्टिक्स से। अगर हम लोग गवर्नमेंट सेक्टर में देखते हैं तो जो पॉलिसी मेकिंग होती है वो भी स्टैटिस्टिक्स बेस्ड होती है। जेनेटिक्स में देखें तो जेनेटिक ऑब्जर्वेशन से जो कंक्लूजन ड्रॉन किए जाते हैं वो भी स्टैटिस्टिक्स बेस्ड होती हैं। Next is agricultural statistics play an important role in country's sustainable development. Conventionally, it was believed that agricultural statistics revolved around crop statistics. और इसके मेन पैरामीटर क्या होते हैं एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स के? क्रॉप एरिया, प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी होती है। पैरामीटर के बारे में हम लोग आगे टर्मिनोलॉजीज में पढ़ेंगे। बट नाउ agricultural statistics cover statistics relating crop, livestock, fisheries and forestry. पहले तो क्या था कि बस क्रॉप एरिया, प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी का ही वो कवर करती थी एरिया, लेकिन क्रॉप्स के साथ अभी लाइव स्टॉक, फिशरीज एंड फॉरेस्ट्री भी कवर करती है एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स। Importance of agricultural statistics is of prime importance for agricultural industry. और एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री में एक क्वालिटी कंट्रोल होती है जो कि बहुत ही मेजर रोल प्ले करती है। क्वालिटी कंट्रोल होती क्या है? ये एक कोई भी जो इंडस्ट्री होती है वो एक एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड फिक्स करती है किसी भी गुड्स एंड प्रोडक्ट्स को चेक करने के लिए ड्यूरिंग एंड आफ्टर द प्रोडक्शन प्रोसेस टू मेक श्योर दैट दे आर ऑफ द एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड। एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स is an integral component of National Statistical System. National Statistical System, that is NSS. NSS एक स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है और एक यूनिट है हमारे कंट्री का, जो कि नेशनल गवर्नमेंट की ओर से ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स को संयुक्त रूप से कलेक्ट, प्रोसेस और डिसेमिनेट करता है। It is important in designing development policies in the agricultural sector and the national economy at large. Ascertain the crop production, crop yield, qualities of crop produced. ये क्या करता है? हमें बताता है क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में, यील्ड के बारे में, क्वालिटीज़ के बारे में। It furnishes the information about different operations and different methods which can be adopted for improving crop output. ये हमें बहुत सारे एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स में बहुत सारे मेथड्स होते हैं जिनको अप्लाई करके हम लोग क्रॉप प्रोडक्टिविटी को, क्रॉप प्रोडक्शन को इन्हेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज हेल्प टू कंपेयर द डिफरेंट यील्ड ऑफ क्रॉप्स एंड क्वालिटीज चेक ऑफ क्रॉप्स। अब हम लोग देखेंगे लिमिटेशंस क्या क्या होती हैं स्टैटिस्टिक्स की। तो फर्स्ट वन इज क्वालिटेटिव एस्पेक्ट इग्नोर्ड, जैसे कि किसी की हेल्थ कैसी है, रिचनेस, कोई कितना रिच है, इंटेलिजेंसी पावर कैसी है किसी की, तो ये सब जो है ये एक क्वालिटेटिव टर्म है और इसको हम लोग स्टैटिस्टिकल वे में स्टडी नहीं कर सकते हैं। अगर हमें इसे स्टडी करना होगा तो हम क्वालिटेटिव डेटा को क्वांटिटेटिव डेटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सेकेंड वन इज It does not deal with individual items. स्टैटिस्टिक्स क्या करता है? हमेशा वैसे डेटा के साथ डील करता है, वैसे आइटम के साथ डील करता है जो कि एग्रीगेट्स में होते हैं। ये कभी भी इंडिविजुअल आइटम को रिकॉग्नाइज नहीं करता है। जैसे कि अगर किसी स्टूडेंट की मार्क्स 85% आई है तो उससे किसी का कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं हम लोग। तो इसलिए जब भी स्टैटिस्टिक्स होगा वो हमेशा एग्रीगेट्स में होगा।
नेक्स्ट इज इट डज नॉट डिपिक्ट एंटायर स्टोरी ऑफ फिनोमिना। इसका मतलब है कि बहुत सारे फिनोमिना होते हैं, तो कोई भी जो फिनोमिना है उसके होने के बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं, लेकिन सारे रीज़न को हम लोग एक डेटा के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। तो अगर हम लोग डेटा के फॉर्म में सारे रीज़न्स को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं तो हमें करेक्ट कंक्लूजन नहीं मिलेगा। जैसे कि किसी ग्रुप की जब डेवलपमेंट होती है तो उस ग्रुप के डेवलपमेंट में बहुत सारे फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं, जैसे कि सोशल फैक्टर हो गए, उसकी इकोनॉमिक कंडीशन हो गई, एडुकेशन, कल्चर, रिलीजन, एडमिनिस्ट्रेशन बाय गवर्नमेंट एक्सेट्रा। तो इसमें से जो हमें क्वांटिटेटिव फॉर्म में डेटा मिलेंगी उसी को हम लोग फिर कंसिडर करेंगे, और जो क्वालिटेटिव डेटा होगी उसको हम लोग को नेगलेक्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए हमें जो रिजल्ट होगा, जो कंक्लूजन होगा, वो 100% करेक्ट नहीं मिलेगा। फोर्थ वन इज इट इज़ लायबल टू बी मिसक्यूड। इसका मतलब है कि अगर कोई पर्सन है वो डिसऑनेस्ट है या फिर बायसनेस शो कर रहा है डेटा कलेक्शन करने में, तो हमारा जो कंक्लूजन होगा वो सही नहीं आएगा। नेक्स्ट इज लॉज आर नॉट एग्जैक्ट। इसमें क्या होता है कि अगर हमें पैडी की प्रोडक्शन को एस्टिमेट करना है तो हम क्या करेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी और इंटरपोलेशन का यूज़ करके हम उसकी जो प्रोडक्शन होगी उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन ये स्टैटिस्टिक्स जो होता है वो कभी भी 100% क्लेम नहीं करता है, एग्जैक्टली 100% कभी भी उसमें रिजल्ट नहीं होता है कि वो करेक्ट है, 100% करेक्ट है वो डेटा जो हमें मिला है प्रोडक्शन का। ये हमेशा एक अप्रॉक्सीमेशन में बात करता है, हमेशा अप्रॉक्सीमेट होते हैं इसके रिजल्ट्स। 6 वन इज रिजल्ट्स आर ट्रू ओनली ऑन एवरेज। तो इसका मतलब है कि अगर हम लोग किसी 2 सेक्शन को लेते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, कोई क्लास का सेक्शन है जिसमें कि अलग अलग स्ट्रेंथ हैं, तो अगर हम लोग उसमें से एक सैंपल लेते हैं और उसको हम लोग सेक्शन ए में से भी सैंपल लेते हैं, सेक्शन बी में से भी सैंपल लेते हैं और उन दोनों के मीन को कैलकुलेट करते हैं, हम लोग क्या करेंगे 50 स्टूडेंट के मार्क्स का मीन निकालेंगे, सेक्शन ए के और सेक्शन बी के भी, तो उन दोनों का जो मीन होगा मार्क्स का वो सेम आ रहा है अगर, तो इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों सेक्शन के स्टूडेंट्स का मार्क्स इक्वल है, उन दोनों सेक्शन के बच्चों के मार्क्स में बहुत ज़्यादा वेरिएशंस होंगे। ये एक एवरेज रिजल्ट होता है। 7th वन इज़ टू मैनी मेथड्स टू स्टडी प्रॉब्लम्स। इसमें क्या होता है, बहुत सारे मेथड्स का यूज़ कर सकते हैं हम लोग एक सिंगल रिज़ल्ट को फाइंड आउट करने के लिए। जैसे अगर हम लोग वेरिएशन का यूज़ कर रहे हैं किसी रिज़ल्ट को फाइंड आउट करने के लिए, तो हम लोग वेरिएशन के लिए बहुत सारे मेथड यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन, और सारे के रिज़ल्ट क्या होंगे, वेरी करेंगे। लास्ट वन इज़ स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स आर नॉट ऑलवेज बियॉन्ड डाउट। इसमें क्या होता है कि स्टैटिस्टिक्स में बहुत सारे लॉज एंड फार्मूलाज हैं, लेकिन स्टिल अभी तक हमें कोई फाइनल रिजल्ट और कंक्लूज़न नहीं अचीव हुआ है। सारे जो भी कंक्लूज़न और रिजल्ट्स हैं सब प्रोबेबिलिस्टिक वे में होते हैं और अप्रॉक्सीमेट होते हैं। नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। फर्स्ट वन इज इट कंसिस्ट ऑफ एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स। जैसा कि हमने पहले देखा था कि जो स्टैटिस्टिक्स होती है वो एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स पे डिपेंड होती है। नेक्स्ट इज इट इज़ इफेक्टेड बाय मैनी काउजेस। इसका मतलब है कि जो बहुत सारे कोई भी फेनोमेनन अगर है वो बहुत सारे फैक्टर से अफेक्ट होती है। जैसे कि अगर हम लोग देखें कि किसी 10th क्लास के बोर्ड का एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया होगा और वो किसी सिंगल फैक्टर पे से उस बोर्ड के एग्जामिनेशन के मार्क्स का इफ़ेक्ट नहीं होगा, वो एक कलेक्टिव फैक्टर से अफेक्टेड होगा उसका रिजल्ट। जैसे कि स्टैंडर्ड ऑफ टीचर्स, टीचिंग मेथड, टीचिंग एड्स, प्रैक्टिकल्स, परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन पेपर, एज वेल एज एवल्यूएशन।
इट शुड बी न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, मतलब कि हम लोग का जो भी डेटा होगा वो हमेशा क्वांटिटेटिव फॉर्म में होना चाहिए। नेक्स्ट इज इट मस्ट बी इन्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड एक्यूरेटली। तो इसमें हमारा जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, नेचर एंड पर्पस ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा पे मेजर डिपेंड करेगा। जैसे कि एग्जांपल में देखते हैं कि अगर हम किसी बिल्डिंग का हाइट मेज़र कर रहे हैं तो उसको हम लोग मीटर में मेज़र करेंगे, उसकी यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होगी, मीटर। और जब हम लोग किसी स्मॉल थिंग का, मान लीजिए कि किसी ब्रिक्स का हम लोग मेज़र कर रहे हैं लेंथ, तो उसको सेम मीटर की यूनिट में हम लोग मेज़र नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इट शुड बी कलेक्टेड इन अ सिस्टमेटिक मैनर। हमारा जो डेटा का कलेक्शन होना चाहिए वो एक सिस्टमेटिक मैनर में होना चाहिए। अगर हम डेटा का कलेक्शन हैफाजेड मैनर में करेंगे तो ये क्या होगा, डिफ़िकल्टीज़ होगी हमारे प्रोसेस ऑफ एनालिसिस में और हमें रॉन्ग कंक्लूजन मिलेंगे। नेक्स्ट इज इट शुड बी कलेक्टेड फॉर अ प्री डिटरमाइंड पर्पस। हम लोग जब डेटा का कलेक्शन करते हैं उसके पहले हमारा जो पर्पस है वो प्री डिटरमाइंड होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हम किस के लिए डेटा का कलेक्शन कर रहे हैं, हमें हमारी नीड का पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज इट शुड बी कैपेबल ऑफ बीइंग प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। हम लोग स्टैटिस्टिक्स में यूज़ होने वाली कुछ टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में देख लेते हैं। डेटा सेट क्या होती है, ऑल द डेटा कलेक्टेड इन अ पर्टिकुलर स्टडी। जैसे कि अगर हम लोग किसी क्रॉप की वैरायटी को लेते हैं, मान लीजिए कि हमारे पास 30 वैरायटी है किसी क्रॉप की, तो वो क्या हो जाएगी, एक डेटा सेट हो जाएगी। एलिमेंट क्या होता है, एंटिटी ऑन विच द डेटा आर कलेक्टेड, मतलब कि जो वैरायटी है वो क्या है, एलिमेंट है। वेरिएबल क्या है, द कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम ईच एलिमेंट दैट वी आर स्टडीइंग, मतलब कि जो भी वैरायटी अवेलेबल है हमारे पास सब अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स की है। कोई ड्रॉट रेजिस्टेंट है, कोई डिजीज़ रेजिस्टेंट है, कोई ड्रॉट टॉलरेंट है। तो सारी वैरायटीज़ जो है उनके पास एक अपना अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक है, तो उनको क्या बोलेंगे, वेरिएबल बोलेंगे। अब ऑब्जर्वेशन क्या होता है, ईच मेजरमेंट इज कॉल्ड एज ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगी, जैसे कि X1 वैरायटी जो है वो डिजीज़ रेजिस्टेंट है तो वो हो जाएगी, और X2 क्या हो जाएगी, X2 जो वैरायटी है वो ड्रॉट टॉलरेंट है। ऐसे करके सारी वैरायटीज़ को एक्सप्लेन करेंगे। तो ईच मेजरमेंट जो है किसी वैरायटी की वो क्या है, ऑब्जर्वेशन है। अब वेरिएबल हमारी दो टाइप की होती है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव वेरिएबल को कैटेगोरिकल वेरिएबल भी बोलते हैं हम लोग, और ये दो टाइप की होती है, नॉमिनल एंड ऑर्डिनल। क्वांटिटेटिव वेरिएबल दो टाइप की होती है, इंटरवल एंड रेशियो, और ये डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस होती हैं। कैटेगोरिकल वेरिएबल और क्वालिटेटिव वेरिएबल क्या होता है, व्हेन द डेटा इज कलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एट्रीब्यूट्स और क्वालिटीज लाइक जेंडर, ऑक्यूपेशन एक्सेट्रा। तो जेंडर जो और ऑक्यूपेशन जो है वो एक पर्सन की क्वालिटी को डिनोट करता है, तो इसीलिए ये क्वालिटेटिव वेरिएबल है। ये तीन टाइप के होता है, बाइनरी वेरिएबल, नॉमिनल एंड ऑर्डिनल वेरिएबल। बाइनरी वेरिएबल वो होते हैं जिन्हें हम बाइनरी फॉर्म में, जिसका हम आंसर, क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, जैसे कि ट्रू एंड फॉल्स, येस और नो। नॉमिनल वेरिएबल क्या होता है, a categorical variable that has more than two categories to select from is called as nominal variable. A nominal variable is a type of variable that is used to name, label or categorize particular attributes that are being measured. और इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, gender, name, etc. Ordinal variable क्या है, consist of ordered categories where differences between categories cannot be considered to be equal. For example, a particular might be asked to describe their income as low, medium, high. अगर किसी को आपका इनकम बताना होगा low, medium, high, एक रेंज में होगा, ये एक ऑर्डर्ड फॉर्म में होगा, तो उसको ऑर्डिनल वेरिएबल बोलेंगे। क्वांटिटेटिव वेरिएबल क्या होता है, द ऑब्जर्वेशन दैट कैन बी मेजर्ड, जैसे कि हाइट हो गई, वेट, ब्लड प्रेशर,
There are two main type of continuous variable, interval scale and ratio scale. तो interval variable क्या होते हैं? Has equal distance between values but the zero point is arbitrary. There is no true zero. जैसे कि अगर हम लोग interval variable में temperature का example लेते हैं तो temperature जो है वो क्या होगी? अगर हमारे पास ज़ीरो टेम्परेचर है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे टेम्परेचर एब्सेंट है, यहाँ पे एग्जिस्टेंस है टेम्परेचर का। यहाँ पे जो 0 पॉइंट होता है वो आर्बिटरी होता है। रेशियो वेरिएबल हैज़ इक्वल इंटरवल बिटवीन वैल्यूज़ एंड अ मीनिंगफुल 0 पॉइंट। जैसे कि वेट हो गई 0, अगर है वेट तो फिर 0 होगी, इसमें वेट नहीं है। हाइट, income. Cross-sectional data. Cross-sectional data are data that are collected at one point in a time. Time series data क्या होता है? These are observations which are collected at equally spaced time interval. तो जैसा कि हमने पहले भी देखा था कि टाइम सीरीज़ क्या होता है, टाइम सीरीज़ डेटा क्या होता है। टाइम सीरीज़ डेटा को हम लोग इक्वली स्पेस्ड टाइम इंटरवल में कैलकुलेट करते हैं। तो इक्वली स्पेस्ड वो चाहे आवरली हो, वीकली हो, मंथली हो, ईयरली हो, कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट इज सेकेंडरी डेटा, डेटा दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट इन सम फॉर्म। सेकेंडरी डेटा जो होता है वो, जैसे कि जो अब हम लोग टाइम सीरीज एनालिसिस करते हैं वो टोटली बेस्ड होता है सेकेंडरी डेटा पे, उसमें हम लोग प्राइमरी डेटा का यूज़ नहीं करते हैं। जो सेकेंडरी डेटा मतलब कि जो फॉरकास्टिंग करते हैं वो हमेशा सेकेंडरी डेटा को लेके करते हैं। हमें प्रीवियसली 30 ईयर, 40 ईयर, 50 ईयर, जितने भी ईयर की डेटा मिल जाए बैक, तो उस डेटा को हम लोग लेते हैं और फर्दर जो हम लोग फ्यूचर प्रेडिक्शन करते हैं और उसमें जो हम लोग को ट्रेंड मिलता है, जैसे कि हम लोग 2020 अभी चल रहा है, 2020 तक का हम लोग डाटा लेंगे और फिर हम लोग फर्दर प्रेडिक्ट करेंगे 2030, 2040 में हमारी कैसी होगी, प्रोडक्शन कैसी होगी, एरिया कैसा होगा, प्रोडक्टिविटी कैसी होगी, एनीथिंग एल्स हम लोग उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और हम लोग एक ट्रेंड देखेंगे कि वो ट्रेंड कैसा जा रहा है, अपवर्ड है, डाउनवर्ड है, कांस्टेंट है, कैसा है वो ट्रेंड, उस हिसाब से एनालिसिस और कंक्लूजन निकालेंगे उसका। तो ये हो गई हमारी सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा फिर हो गई प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा क्या होती है? अगर जो वैसी डेटा जो कि आप अपने लिए यूज़ करते हो, जैसे कि फील्ड एक्सपेरिमेंट आप कोई कर रहे हो और वहाँ पे जाके आप एट ए टाइम डेटा कलेक्शन कर रहे हो, तो वो क्या हो गई? वो प्राइमरी डेटा हो गई, वो किसी दूसरे सेकेंडरी सोर्स पे अवेलेबल नहीं होगी। पॉपुलेशन क्या होती है? इट इंक्लूड्स ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम अ सेट ऑफ डेटा। सैम्पल क्या होती है? इट कंसिस्ट वन और मोर ऑब्जर्वेशंस ड्रॉन फ्रॉम द पॉपुलेशन। पैरामीटर क्या होती है? पैरामीटर इज अ मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए पॉपुलेशन सच एज मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन इज कॉल्ड पैरामीटर। किसी भी पॉपुलेशन की जो पैरामीटर होती है वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है। जैसे कि अगर हम लोग बोल रहे हैं कि इस पॉपुलेशन का ये मीन है, तो वो उसकी पैरामीटर हो जाएगी। जैसे कि हम लोग अगर बोलेंगे कि ये इसके स्टैंडर्ड डेविएशन इस पॉपुलेशन की, तो वो उस पॉपुलेशन के लिए पैरामीटर हो जाएगी। अब यहाँ पे बहुत बड़ा डिफरेंस आता है स्टैटिस्टिक और स्टैटिस्टिक्स में। स्टैटिस्टिक्स तो हमने पढ़ लिया है क्या होता है। अब स्टैटिस्टिक जो होता है वो मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक होता है किसी सैंपल का, उसको हम लोग स्टैटिस्टिक बोलते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा कि अगर जो कैरेक्टरिस्टिक होती है पॉपुलेशन की उसको हम लोग पैरामीटर बोलते हैं। सिमिलरली जो कैरेक्टरिस्टिक होती है सैंपल की उसको हम लोग स्टैटिस्टिक बोलते हैं। जो मान लीजिए कि एक पूरा पॉपुलेशन है, उसमें से हम लोग कुछ सैंपल ड्रॉन कर रहे हैं और उस सैंपल का कुछ मीन होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन होगा, उसको हम लोग स्टैटिस्टिक बोलेंगे। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये जो पार्ट है ये एक पॉपुलेशन है और इस पॉपुलेशन में से हमने एक सैंपल ड्रॉन किया, कुछ सैंपल रैंडम सैंपल ले लिए, तो ये हो गया पॉपुलेशन, ये हो गया सैंपल। और ये पॉपुलेशन का जो कैरेक्टरिस्टिक है, अगर पॉपुलेशन का हम लोग मीन निकाल रहे हैं तो उसको हम लोग
म्यू से डिनोट करेंगे, इसको बोलेंगे पॉपुलेशन मीन, और ये क्या हो जाएगा, इस पॉपुलेशन का पैरामीटर हो जाएगा। तो इस पॉपुलेशन के पैरामीटर और पॉपुलेशन कोरिलेशन फंक्शन भी हो सकते हैं, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन भी हो सकते हैं, और जो सैंपल है, सैंपल की भी कुछ स्टैटिस्टिक होगी। तो सैंपल मीन x बार जब हम लोग निकालेंगे तो वो सैंपल मीन हो जाएगी, और जब हम लोग स्मॉल r निकालेंगे सैंपल कोरिलेशन हो जाएगी, जब हम लोग s निकालेंगे वो सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगी। तो ये नोटेशन का डिफरेंस है पैरामीटर में और स्टैटिस्टिक में। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। और लास्टली ये है हमारा बुक लिस्ट, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स बाय एस सी गुप्ता एंड कपूर, फंडामेंटल ऑफ अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स बाय एस सी गुप्ता एंड कपूर, प्रोग्राम स्टैटिस्टिक्स बाय BL अग्रवाल। इससे आप अपने क्लास वर्क और JRF एंट्रेंस एग्जाम के लिए एज ए टेक्स्ट बुक हेल्प ले सकते हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर किन्हीं को कोई सजेशन, क्वेरी, कंप्लेन हो तो हमें कमेंट करें। हम फिर मिलेंगे पार्ट 2 में एक नए टॉपिक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड कर्व के साथ।